हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हमने थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप उसको वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम आंसर देखते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। क्या है? मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच का संश्लेषित अध्ययन करता है। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। क्या करता है? अंतःक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन पर पर्यावरण के प्रभावों पर जोर दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट सा आंसर। इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मानव भूगोल के दो उप क्षेत्र लिखें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र लिखें। आइए इसका आंसर देखते हैं। मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र। पहला नंबर बोल रहा है कि आर्थिक भूगोल। क्या बोल रहा है? पहला नंबर आर्थिक भूगोल। यह मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें औद्योगिक की स्थिति, व्यापार, परिवहन और सेवाओं के वितरण का विश्लेषण किया जाता है। ये था प्यारे बच्चों आपका आर्थिक भूगोल का। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है कि जनसंख्या भूगोल। अगला बोल रहा है जनसंख्या भूगोल। यह मानव भूगोल का एक अन्य महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। क्या है? यह मानव भूगोल का एक अन्य महत्वपूर्ण भूगोल उपक्षेत्र है जिसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संचारण और गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, जनसंख्या वितरण के पैटर्नों और उसके प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? जनसंख्या वितरण के पैटर्नों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये था आपका जनसंख्या भूगोल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र के बारे में हम दोनों बता दिए हैं कि पहला है आर्थिक भूगोल और दूसरा है क्या? दूसरा है आपका जनसंख्या भूगोल। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निश्चयवाद क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? निश्चयवाद क्या है? देखिए इसका आंसर। निश्चयवाद एक ऐसा विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य के हर कार्य को पर्यावरण नियंत्रित करता है। क्या करता है? निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य के हर एक कार्य यानी हर काम को पर्यावरण नियंत्रण करता है। निश्चयवाद के समर्थक मानते हैं कि जलवायु, भू आकृति और प्राकृतिक वनस्पति जैसे भौतिक कारक मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में डिफिनेशन। ये भी क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि संभववाद क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? संभववाद क्या है? आइए इसका आंसर देखते हैं। संभववाद एक सिद्धांत है। क्या है? संभववाद एक सिद्धांत है जो मानता है कि मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है? मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है और उसे अपना अनुकूल बना सकता है। क्या कर सकता है? और उसे अपना अनुकूल बना सकता है।
यह मानव की क्षमता और स्वतंत्रता पर जोर देता है। कौन? संभववाद। तो इसका प्यारे बच्चों ये संभववाद का राइट सा आंसर है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा करें। किसके अनुसार? एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा करें। तो प्यारे बच्चों आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है कि एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है। आइए देखते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों के वितरण और संगठन का अध्ययन है। क्या है? मानव गतिविधियों के वितरण और संगठन का अध्ययन है, जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। तो यह मानव भूगोल की एलएनसी सैंपल का पहला डिफिनेशन। आगे देखते हैं एलएनसी सैंपल की परिभाषा। आप देखते हैं एलएनसी सैंपल की परिभाषा मानव भूगोल को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है, जिसमें मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपके प्यारे बच्चों एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। ये प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। आइए इसका आंसर देखते हैं। मानव भूगोल मानव पर्यावरण द्वारा निर्मित भौतिक पर्यावरण और समाज शास्त्र वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक बातचीत के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? बातचीत के माध्यम से होता है। आगे बोल रहा है कि रटजेल के अनुसार, रेड जेल हो जाएगा इसका, रटजेल नहीं होगा। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। क्या है? कृत्रिम अध्ययन है। पॉल विडाल डे ला ब्लाचे क्या बोल रहा है? विडाल डे ला ब्लाचे ने इसे परिभाषित किया। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे, इसे परिभाषित किया कि गर्भाधान हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक कानून के एक आर्थिक सिंथेटिक ज्ञान और जीवित प्रणाली के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? भौतिक कानून के एक अधिक सिंथेटिक ज्ञान और जीवित प्रणाली के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप होता है, जो इसे निवास करते हैं। एलन सेमी ने इसे परिभाषित किया है। मानव भूगोल स्थिर मनुष्य और स्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट सा आंसर कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताइए। आइए प्यारे बच्चों मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताते हैं। मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र। पहला हो जाएगा क्या? सामाजिक भूगोल। और दूसरा हो जाएगा शहरी भूगोल, जिसको हम नगरीय भूगोल भी बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। चौथा हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। पाँचवा हो जाएगा स्थापन भूगोल, जिसको हम आवास भूगोल भी बोलते हैं। और छठा हो जाएगा आर्थिक भूगोल। तो ये था आपका प्यारे बच्चों मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंध है। आइए इसके बारे में देखते हैं। मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा होने वाले स्थान के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है? मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उसके द्वारा होने वाले स्थान के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल एक उच्च अंतःविषय प्राकृतिक मानता है। यह पृथ्वी की सतह पर मानव तत्वों को
समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अन्य सह विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। क्या करता है? अंत संबंध घनिष्ठ विकसित करता है। आगे बोल रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्षेत्र जैसे समाजशास्त्र, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, शहरी नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, भूगोल के साथ समग्र रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि भूगोल, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित हैं। इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। क्या बोल रहा है? मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। आइए इसका आंसर देखते हैं। इंसान तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। क्या होता है? इंसान तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या उत्पादन और सर्जन करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किस उपकरण और तकनीकी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तकनीकी के विकास के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बोल रहा है कि आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मानव तकनीकी का विकास करने में तब ही सक्षम थे जब वो प्राकृतिक कानूनों की बेहतर समझ विकसित कर ले। प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ने के शुरुआती चरणों में मनुष्य इससे बहुत प्रभावित हुए। वे तब प्रकृति के अनुकूल रहे क्योंकि तकनीकी का स्तर बहुत कम था। क्या था? तकनीकी का स्तर बहुत कम था और मानव सामाजिक विकास का शुरुआत चरण था। किसका? सामाजिक विकास का शुरुआत चरण था। बहुत कम तकनीकी विकास के उस चरण में एक प्राकृतिक मानव की उपस्थिति रही जो प्रकृति की बात सुनाता था, उसके रोज से डरता था और उसकी पूजा करता था। इस आर्थिक रूप से क्या बोल रहा है? इस आर्थिक रूप से आदिम समाज में प्रकृति एक शक्तिशाली ताकत है। क्या है? प्रकृति में एक शक्तिशाली ताकत है। और आगे क्या बोल रहे हैं? जिसकी पूजा श्रद्धा और संरक्षण होता है। क्या होता है? श्रद्धा और संरक्षण होता है। उन संसाधनों के लिए प्रकृति पर मानव की प्रत्यक्ष निर्भरता है जो मानव के रहने के लिए आवश्यक है। ऐसा समाजों के लिए भौतिक वातावरण प्राकृतिक माँ बन जाती है। इस प्रकार मनुष्यों का प्राकृतिकरण हुआ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवास, सम्पेन्स जैसी जनजातियों ने देखा जा सकता है जो शिकार करना और जमा करना और कृषि को स्थानांतरित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का राइट सा आंसर। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था प्यारे बच्चों, हमने सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं। इस चैप्टर से इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था तो हमने पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का जल्द संपूर्ण MCQ क्वेश्चन लाया जाए तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।